Hello students, welcome to our YouTube channel Tagore PG College iTutorial. Please subscribe the channel and press the bell icon for new updates. Students, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है कोवेलेंट बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड जो है सहसंयोजक बंध जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंध है जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। जो किसी भी केमिस्ट्री में मेन रोल लेते हैं ये सहसंयोजक बंध के बारे में। चलो हम बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, सहसंयोजक बंध जो है वो होता क्या है। सहसंयोजक बंध, सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी बंध है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। सहसंयोजक बंध जो है वो एक अणु बंध जो बनेगा वो अणुओं के बीच में बनता है, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध जो है जब दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं तो उनके बीच में अलग अलग प्रकार के जो है वो बंध का निर्माण होता है। इसके अंदर सहसंयोजक बंध के अंदर बेटा क्या होता है, सहसंयोजक बंध के अंदर जब परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं और उस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है उनके एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं आपस में और एक अणु का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सहसंयोजक बंध बोला जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करने से जिस बंध का निर्माण होगा वो कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा वो होता है मेनली जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एकदम शुद्ध कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो होता है अध्रुवीय प्रकृति का, अध्रुवीय प्रकृति का। अब अध्रुवीय प्रकृति क्या होती है, तो बेटा कोई भी अगर अध्रुवीय मतलब जिसके अंदर ध्रुव उपस्थित नहीं है, ध्रुव मतलब कि जिसके अंदर आयंस की मात्रा उपस्थित नहीं है। और एक चीज और, सहसंयोजक बंध में विद्युत ऋणात्मकता का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ी थी उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रहता है। वो क्या रहता है कि इसमें जो मैंने आपको बताया है कि परमाणु जो है वो आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करें। तो परमाणु बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मान लो कि जब समान विद्युत ऋणात्मकता वाले कि ऐसे परमाणु आपस में जुड़े हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल समान है तो वो जो बंध बनेगा वो होगा अध्रुवीय प्रकृति का सहसंयोजक बंध। यानी ऐसा बंध जिसके अंदर क्या उपस्थित है, ऐसा बंध जिसके अंदर क्या उपस्थित है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता दोनों परमाणुओं की क्या है, बिल्कुल समान है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध कहलाएगा। जैसे हम इसमें वो अध्रुवीय प्रकृति का सहसंयोजक बंध कहलाएगा। इसमें मैं एग्जांपल लेते लाइक Cl2 बनेगा, O2 बनेगा। तो ये जो दो परमाणु हैं इनमें अगर मान लो Cl के दो एलिमेंट परमाणु अगर जुड़े हुए हैं और अणु का निर्माण कर रहे हैं, क्लोरीन अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल समान है, इसलिए इनमें जो प्रकृति रहेगी वो क्या रहेगी, अध्रुवीय रहेगी। फिर भी बेटा कोई भी बंध पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें अब हम बात करें कि सहसंयोजक बंध जो है वो आयनिक इसमें प्रकृति किस प्रकार आ जाती है, तो वो इस प्रकार आती है कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर इनकी विद्युत ऋणात्मकता, किसी परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता अगर समान है तो वो क्या करेंगे, अध्रुवीय प्रकृति के होंगे। क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता समान है तो ध्रुवीय प्रकृति का होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या आती है इसके अंदर बेटा, सेकंड कंडीशन ये आती है ध्रुवीय प्रकृति, यानी कि पूर्ण रूप से ध्रुवीय हम नहीं कह सकते लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध सहसंयोजक भी उसको नहीं कह सकते। पूर्ण रूप से आयनिक बंध भी उसको नहीं बोल सकते लेकिन पूर्ण रूप से सहसंयोजक बंध भी उसको नहीं बोल सकते हैं। ये क्यों कब आता है बेटा, जब दो परमाणु आपस में ऐसे जुड़े हुए हों, जब दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, जब दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, पृथक पृथक, यानी विद्युत ऋणात्मकता में क्या हो, ज्यादा अंतर हो। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, HF, NH3, ये जो अणु है इनके अंदर क्या उपस्थित रहती है, थोड़ी बहुत ध्रुवता आ जाती है, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन और फ्लोराइड बेटा जो है इनकी विद्युत ऋणात्मकता में क्या रहता है, अंतर काफी रहता है। अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक आ जाएगा बेटा तो उनकी प्रकृति क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत उनमें क्या आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है, जिसके कारण जो बंध है वो पूर्ण रूप से सहसंयोजक नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम ऐसे देखें कि दो परमाणु जो
एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग साझा करके, जब दो परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक नए अणु का निर्माण करते हैं तो उनके बीच में बनने वाला बंध कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है, कोवेलेंट बंध होता है। और कोवेलेंट बंध में दो प्रकृति मैंने आपको बताई है। अध्रुवीय प्रकृति कब? जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर नहीं होगा तो वो अध्रुवीय प्रकृति के होंगे और शुद्ध कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। लेकिन अगर परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आ जाता है, अगर परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आ जाता है बेटा, तो इनमें थोड़ी बहुत, बिल्कुल थोड़ी बहुत आयनिक प्रकृति आ जाती है, जिसके कारण इनकी प्रकृति क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से शुद्ध सहसंयोजक नहीं रह पाती है। ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन कोवेलेंट बॉन्ड का। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के लक्षणों के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। कोवेलेंट बॉन्ड के लक्षण के अंदर बेटा सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है इसकी भौतिक अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट जो हमें बाहर से दिखती है, एक्चुअल में है कैसी। मैंने अभी आपको बताया है कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है और ये बेटा क्या होते हैं? कमजोर बंध होते हैं, क्योंकि इनमें दो परमाणु या दो से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़कर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इनकी भौतिक अवस्था बेटा जो है वो क्या हो जाती है? इनके मध्य जो बंध पाया जाता है वो सहसंयोजक होता है। उनमें जो आकर्षण तो ऑब्वियसली रहेगा बेटा, आकर्षण जो होता है वो कौन सा आकर्षण हो जाता है? वॉन डर वाल आकर्षण बल जो है इसके अंदर क्या उपस्थित रहता है? उपस्थित रहता है। वॉन डर वाल आकर्षण बल बेटा जो है इसके अंदर क्या रहता है? उपस्थित रहता है। और हमें बताया वॉन डर वाल आकर्षण बल जो है, वॉन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स जो है वो एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो इनकी अगर भौतिक अवस्था की बात की जाए तो बेटा या तो ये द्रव अवस्था में होते हैं या गैस अवस्था में होंगे या क्या होंगे? नरम ठोस होंगे, सॉफ्ट सॉलिड होंगे। या तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में जो ये है बेटा रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या पाया जाता है? वॉन डर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। इस वॉन डर वाल आकर्षण बल के कारण इसकी जो भौतिक अवस्था है वो इस प्रकार की रहती है। सेकंड हम बेटा इसकी बात करते हैं इसके गलनांक और क्वथनांक की। सेकंड आता है इसका गलनांक और क्वथनांक। हमने इसके अंदर एक अपवाद भी है भौतिक अवस्था के अंदर, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम देखते हैं। भौतिक अवस्था के अंदर इसके अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है? जैसे इनकी क्रिस्टल संरचना, लाइक हीरा है, ग्रेफाइट है, तो ये क्या है बेटा? इसके अपवाद है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में अपवाद बहुत से रहते हैं। तो सेम चीज इसके अंदर होगी गलनांक और क्वथनांक के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले अगर बताया है बेटा कि इसका अंदर जो है वॉन डर वाल आकर्षण बल उपस्थित है। तो वॉन डर वाल आकर्षण बल मैंने आपको ये भी बताया है कि एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है। तो वीक अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इसके अंदर क्या रहेगा बेटा? इसके गलनांक और क्वथनांक हमें भी पता है। अगर कोई चीज वीक है हमारे पास, ऐसा अनुपस्थित है जो बहुत ही सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड है, तो उसको तोड़ने में हमें उतना ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। कि अगर कोई तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी अणु है, चलो अणु की बात करें तो अणु ले लेते हैं कि कोई भी अणु है तो अगर उसकी स्टेट लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है या वो नरम ठोस है, सॉफ्ट सॉलिड है, तो उनके गलनांक व क्वथनांक क्या हो जाते हैं? अपने आप ही कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हीरा और ग्रेफाइट बेटा इसके अंदर भी अपवाद आ जाएंगे। गलनांक और क्वथनांक के अंदर भी हीरा और ग्रेफाइट जो है वो क्या आ जाते हैं? अपवाद आ जाते हैं। थर्ड बेटा इसके अंदर हम बात करते हैं इसकी वाष्पशीलता की। वाष्पशीलता की खैर बात करने की जरूरत नहीं बेटा, मैंने आपको बता दिया कि जो अगर इनकी नेचर अगर सॉफ्ट है या लिक्विड या गैसेस फॉर्म में है तो इनकी वाष्पशीलता की बात करें तो ये किस नेचर के होंगे? वाष्पशील प्रकृति के होंगे। ठीक है, ये तीन है। नेक्स्ट इसके बाद आती है एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, वो आती है बेटा इसके अंदर इसकी सोल्यूबिलिटी, इसकी विलेयता। विलेयता की अगर हम बात करें तो एक सिद्धांत आता है विलेयता के लिए। वो सिद्धांत क्या आता है? समान समान को घोलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ इसके अंदर आती है इसकी सोल्यूबिलिटी, इसकी विलेयता।
विलेयता के लिए एक सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है? समान को घोलता है, समान को घोलता है, डिसॉल्व लाइक्स डिसॉल्व। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई है बेटा कि जो सहसंयोजक बंध वाले अणु है, सहसंयोजक बंध जो है वो मेनली हम कौन सी नेचर का ले रहे हैं? जो प्योर सहसंयोजक बंध है वो हम ले रहे हैं अध्रुवीय प्रकृति का, है ना। तो हमने ये बोल दिया कि ये जो सहसंयोजक बंध है वो किस प्रकृति का होता है? अध्रुवीय प्रकृति का होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें समान को घोलता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो सहसंयोजक बंध हमने बोला है कि अध्रुवीय प्रकृति का है, तो ये किसमें विलयशील होंगे? अध्रुवीय विलायकों में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो है ये क्या होते हैं? विलायकों में घुलनशील होते हैं। और आयनिक यौगिक जो है, सहसंयोजक यौगिक यानी जिसमें आयनिक बंध उपस्थित होगा, वो हमने बता दिया कि किस नेचर के हैं? ध्रुवीय प्रकृति के हैं। तो बेटा वो कौन किस में डिसॉल्व होंगे? ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ये थे बेटा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सहसंयोजक बंध के। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उस पे आते हैं, वो टॉपिक हमारा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी बात करते हैं उसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वीबीटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, और दूसरी बात जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। वीबीटी की अगर बात करें तो वीबीटी बेटा किसने दी थी सबसे पहले? हाइटलर और लंदन ने। हाइटलर व लंदन ने जो दी थी वीबीटी दी थी। उसके बाद पॉलिंग में स्टेलर ने इसके अंदर क्या किए? कुछ चेंजेस किए, कुछ इसमें अच्छी चीजें और डाली, जिसको बाद में उन्होंने दोबारा प्रस्तावित किया। तो वीबीटी जो बेटा है, वीबीटी भी एक परमाणुओं से अणुओं के निर्माण के बारे में बताया गया है कि कोई परमाणु है उसमें आपस में वो किस प्रकार जुड़ते हैं और उसमें किस प्रकार जो है बंध बनते हैं, किस प्रकार अतिव्यापन होता है, उसके आधार पर इसके बारे में बताया गया है। वीबीटी के हिसाब से अगर हम देखें तो परमाणु जब है बेटा, जब दो परमाणु आपस में पास में आते हैं, जब दो परमाणु आपस में पास में आएंगे तो एक अणु का निर्माण करते हैं, और उन परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस बीच में ही क्या होते रहते हैं? लोकलाइज्ड होते रहते हैं, स्थानीकृत होते रहते हैं, यानी वो अन्य परमाणुओं के साथ बंध नहीं बताएंगे। दोबारा सुनिए इस बात को कि कोई भी अणु है जब वो परमाणुओं से मिलकर बनेगा, कोई भी अणु है जब वो परमाणुओं से मिलकर बनता है तो वो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी वो अणु का निर्माण करेगा। उस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या करते हैं? उसी बंध के अंदर लोकलाइज्ड होते रहते हैं, स्थानीकृत होते रहते हैं, अन्य परमाणुओं के साथ वो बंध नहीं बना सकते हैं अगर उन्होंने अणु का निर्माण कर लिया है। तो इसके लिए बेटा अगर कोई परमाणु है वो किस प्रकार का होना चाहिए और वो किस प्रकार अणु का निर्माण करेगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई। फर्स्ट कंडीशन ये दी गई कि अतिव्यापन जो है, जो दो परमाणुीय कक्षक है वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां पर अतिव्यापन की संभावना अधिकतम होती है, यानी परमाणु जो है उस तरफ मूव करेंगे जहां पर अतिव्यापन, ओवरलैपिंग क्या है? ओवरलैपिंग की जो संभावना है वो क्या है? अधिकतम है। उसी तरफ जो है परमाणु कक्षक जो है वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। सेकेंड इन्होंने कंडीशन दी कि अतिव्यापन, जो ओवरलैपिंग है बेटा, वो जितनी अधिक होगी, अतिव्यापन जितना प्रबल होगा, जितना स्ट्रोंग होगा, बंध उतना ही प्रबल बनेगा, बंध उतना ही प्रबल बनेगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन ये दी इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले होने चाहिए।
इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो क्या होने चाहिए, समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। एंड फोर्थ और लास्ट कंडीशन इन्होंने क्या दी कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या होने चाहिए, अयुग्मित होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो इसके अंदर सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होना इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके जो चार कंडीशंस है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले कि परमाणु उस दिशा में मूव करेंगे जहां पर अतिव्यापन अधिकतम होता है। सेकंड यानी अतिव्यापन की संभावना अधिकतम है। सेकंड, अतिव्यापन ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बेटा उसका जो बंध बनेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि जो इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली कि परमाणु अगर अतिव्यापन करें तो अतिव्यापन इलेक्ट्रॉन का ही होता है, इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो अतिव्यापन कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन इन्होंने क्या दी है कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो क्या होने चाहिए, अयुग्मित होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए। अब ये तो थी मेन कंडीशंस जो हमारी बॉन्ड बनाने के लिए, अणु के निर्माण के लिए, परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो अणु के निर्माण के लिए जरूरी है। अब हम बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, वो हम लेते हैं किसका, H2 मॉलिक्यूल का। देखते हैं कि H2 मॉलिक्यूल का निर्माण किस प्रकार होता है। अब H2 मॉलिक्यूल है, इट मींस कि इसके अंदर दो परमाणु हाइड्रोजन के उपस्थित हैं। H2 अणु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के अंदर हम देखें बेटा तो हमारे पास दो परमाणु हमने ले लिए हाइड्रोजन के, ये आ गया Ha और ये आ गया बेटा हमारे पास Hb, यानी ये दो परमाणु हमारे पास किसके हैं, हाइड्रोजन एटम के उपस्थित है, जो आगे अतिव्यापित होकर किसका निर्माण करेंगे, H2 मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। इसके अंदर बेटा दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। H2 अणु है यानी H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है। इसके अंदर बेटा दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला बल जो आता है वो कौन सा आता है, Ha के नाभिक व Hb के इलेक्ट्रॉन तथा Ha के इलेक्ट्रॉन व Hb के नाभिक के मध्य आकर्षण बल। कौन सा बल है बेटा, Ha के नाभिक व Hb के इलेक्ट्रॉन, Ha के नाभिक व Hb के इलेक्ट्रॉन तथा Hb के नाभिक व Ha के इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल, आकर्षण बल, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, अपोजिट साइड वाले हैं। सेकंड बेटा जिसके अंदर बल कार्य करेगा वो कौन सा होगा, Ha के नाभिक व Hb के नाभिक तथा Ha के इलेक्ट्रॉन व Hb के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल। यानी मेन बेटा अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो बल कार्य कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, आकर्षण बल, और सेकंड इसके अंदर बेटा आता है वो कौन सा है, प्रतिकर्षण। दो बल कार्य कर रहे हैं, आकर्षण बल, और दूसरा कार्य कर रहा है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कौन सा, Ha के इलेक्ट्रॉन, Ha के नाभिक व Hb के नाभिक के बीच में, और Ha के इलेक्ट्रॉन व Hb के इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल, रिपल्शन फोर्स इसको बोलते हैं। क्योंकि बेटा इनके बीच में रिपल्शन फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि ये सेम साइन वाले जो है प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो हमने बात कर ली कि इनके बीच में बल लग रहे हैं, तो ये आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित भी कर रहे हैं और प्रतिकर्षित भी कर रहे हैं। फिर H2 अणु का निर्माण किस प्रकार होगा, फिर भी बेटा ये क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल जो है वो पास में आते हैं, मॉलिक्यूल नहीं, दो एटम जो है बेटा, दो परमाणु जो है वो पास पास आते हैं और अतिव्यापन करते जाते हैं, और जहां पर ये दोनों बल, जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे बेटा, वहां पर क्या होगा, एक H2 मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। जस्ट मैं आपको छोटा सा
डायग्राम बना के शो करती हूँ इसके अंदर। जैसे हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, HA और HB के, HA और HB। अब ये क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा। ठीक है, अतिव्यापन होगा तो ये अतिव्यापित किस प्रकार हो जाएंगे, इस प्रकार से HA और ये आ गया HB, ये अतिव्यापन हो गया इनके बीच में यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अतिव्यापन के बाद इनके बीच में इस प्रकार की एक संरचना बन जाती है बेटा, जो होती है सोर्सेज स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये बन गया H2 अणु। ये क्या है, सोर्सेज स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये हमारा बन गया H2 का अणु, जो किस प्रकार बना है, अतिव्यापन से बना है, H2 का मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, जहां पर बेटा ये दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। कौन कौन से, जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में, इन दोनों परमाणुओं के बीच में लग रहे हैं, और जहां पर एक प्रभावी अतिव्यापन के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, एक H2 मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। और बेटा इनके बीच में ये जो बंध बन रहा है, क्योंकि बॉन्ड तो फॉर्मेशन होगी अगर H2 मॉलिक्यूल है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, दोबारा बता देती हूँ, सिग्मा बॉन्ड। बनने वाला बंध कौन सा होगा, सिग्मा बंध होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है बेटा, ये हमारी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो मैंने आपको पूरी क्लियर की है सिद्धांत को बताकर। जहां पर ये दोनों प्रतिकर्षण और आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, वहां पर एक H2 मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ये होती है हमारी पूरी बीबीटी। इसके बाद बात करते हैं बेटा, इसके अंदर जो बीबीटी है, अगर कोई भी सिद्धांत है तो उसके अंदर पूरा एक पर्टिकुलर चीज सब उसके अंदर नहीं आती है, उसके अंदर कोई ना कोई लिमिटेशंस, कोई ना कोई उसकी कमियां रहती है। इसकी दो मेन इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने क्या बताया कि एक एक इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, यानी आपस में साझा करते हैं और निर्माण करते हैं किसका, सहसंयोजक बल का। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। हमें पता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, मेटल और लिगैंड से, जिसके अंदर मेटल जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, डोनेट नहीं करती है। लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। तो इसके बारे में बीबीटी की कहीं भी कोई भी बताया नहीं गया है कि उपसहसंयोजक बंध जो है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो बेटा किस प्रकार बनेगा। सेकेंड, इसके अंदर जो बात करते हैं, हम बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल की। सेकेंड हम बात करते हैं इसमें O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल जो है बेटा वो ऑब्वियसली साझे से बना हुआ है, मॉलिक्यूल है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है, सहसंयोजक बंध उसके अंदर उपस्थित है। O2 के बारे में ये क्या बोलता है कि O2 जो है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बीबीटी क्या कहता है कि इसके अंदर O2 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण इसकी नेचर क्या हो जाती है, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक नेचर होती है। लेकिन बेटा अगर हम O2 की बात करें, O2 की नेचर वैसे क्या होती है, अनुचुंबकीय, और इसके अंदर पैरामैग्नेटिक होती है, और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो भी उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण O2 जो है वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का हो जाता है। इसके बारे में भी बीबीटी कहीं भी कोई बारे में नहीं बताता है। थर्ड, इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है H2 पॉजिटिव आयन का निर्माण। H2 पॉजिटिव आयन के निर्माण के बारे में भी बीबीटी नहीं बताता है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो मैंने आपको अच्छे से समझाई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।